हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। तो एचपी सेट 2026 के लिए ये हमारा टारगेट है। सबसे पहले तैयारी करने और प्रिपरेशन करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहिए। इससे क्या आइडिया होगा स्टूडेंट, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से यूनिट का कितना वेटेज है और आपको कैसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर भी करना है और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते के साथ मॉक टेस्ट भी वैसे ही लगाना है स्टूडेंट। तो चलो आज की क्लास में अभी जो लास्ट पेपर हमारा हुआ था एचपी सेट का, उसी का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अभी सभी को बताना चाहूँगी स्टूडेंट, पेपर 1 अगर आप टारगेट कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है पेपर 1 के रिगार्डिंग, तो सिविल स्टाफ पर कोर्सेज अवेलेबल है, आप कोर्सेज को बाय कर सकते हो। दिए हुए नंबर पर कॉल कर लेना, कोई भी डाउट होता है वहाँ से आप पूछ लेना। और सभी टीचर के आप डेमो लेक्चर भी देख सकते हो। और नया बैच स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी से, तो ध्यान रखिएगा और यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत बेसिक से आपको करवाया जाएगा। तो चलो आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं, पेपर 1 में कहाँ कहाँ से आए हैं। इस क्लास में मैं आपको DI इंग्लिश नहीं, मीन्स कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं करवाऊंगी। बेसिकली मैं कौन कौन सा पार्ट करवाऊंगी आपको, लॉजिकल रीजनिंग, ICT, कम्युनिकेशन, रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। अच्छा, पीपल एनवायरनमेंट का भी है। अगर हम देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस जो पेपर, एक पेपर मैंने उठाया है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब कौन कौन से यूनिट का कितना कितना क्वेश्चन आया है। लॉजिकल रीजनिंग, और इसमें रीजनिंग भी है, 5 क्वेश्चन थे स्टूडेंट। ICT के ओनली 2 क्वेश्चंस थे, कम्युनिकेशन के 5 क्वेश्चंस थे, रिसर्च एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस थे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन और हायर एजुकेशन के 5। और अगर हम देखें पीपल एनवायरनमेंट के भी 3 से 4 क्वेश्चंस थे, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो उसके भी क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। तो एक एक करके मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी। लॉजिकल रीजनिंग स्टूडेंट आपको बेसिक से आना चाहिए, तभी आप उसको कर पाओगे। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको इंडियन लॉजिक भी आना चाहिए, तो उसके भी सवाल आए हैं और बहुत मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। आप ना, और जैसे कि बहुत सारे सेट एग्जाम्स होते हैं, UGC नेट होते हैं, उन सब के प्रीवियस क्वेश्चन आपको करना चाहिए, वहाँ से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगा स्टूडेंट। तो चलो अब एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखें तो ये हायर एजुकेशन से क्वेश्चन है। नेफ्टाल स्टैंड फॉर, क्या स्टैंड करता है? तो ये ना बेसिकली ऑनलाइन टीचिंग में भी आ जाता है, ऑनलाइन टीचिंग मेथड, जहाँ पर हम ऑनलाइन के जितने भी प्लेटफॉर्म है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, स्वयं, प्रभा, मूक, है ना, उसी में से ये क्वेश्चंस आया है। तो ये हायर एजुकेशन में भी चला जाता है और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी चला जाता है, जिसमें भी इंक्लूड कर लो। तो अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो वो क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आपको सारे ही, जब आप हमारे साथ अगर जुड़ोगे तो आपको पूरा ही, आपको ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपके इतने क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो सभी के फुल फॉर्म आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये है, तो इसके बारे में मैंने लिख दिया है। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, गवर्नमेंट फंडेड होता है। यहाँ पर कोर्सेज, वीडियो, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट, एक दो नहीं है, बहुत सारे हमारे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, जहाँ पर भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। ओके, ये चीज़ है, तो ये फुल फॉर्म है, इसको आपने याद करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये कम्युनिकेशन का भी पार्ट है और वही अगर हम देखें तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आ सकता है, तो ज़्यादातर कम्युनिकेशन का पार्ट है ये। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एग्जाम्पल क्या है, सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी। सिंक्रोनस क्या होता है, जहाँ पर मतलब कि फीडबैक आ रहा है उसी टाइम, रियल जिसको बोलते हैं, रियल फीडबैक आ रही है। मैंने कुछ बोला और आपने आंसर दिया, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं या हम फिजिकली लगा रहे हैं, तो बिल्कुल फीडबैक हो रहा है, तो उसको सिंक्रोनस बोलेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हो जाएगा टेक्नोलॉजी। असिंक्रोनस क्या होगा, जहां पर आप कुछ पूछ रहे हो तो एक लैग है, टाइम लैग है। अब मतलब पूछ अभी रहे और मैं आंसर आपको बाद में दे रही हूँ, तो जो लाइव क्लास होती है उसको सिंक्रोनस बोल सकते हैं और जो रिकॉर्डेड क्लास होता है उसको असिंक्रोनस बोल सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर स्टूडेंट सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सरल क्वेश्चन था, सिंपल से हो जा रहा था ये क्वेश्चन।
फिर देखो आपको मतलब कि करेक्ट पेयर को मैच करना है। तो WW अगर हम बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं होता है, ये इंटरनेट से रिलेटेड होगा। ईमेल की बात करें तो यस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, तो ये बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो बी आंसर जो है वो सही है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल से रिलेटेड है। तो ईमेल में बहुत सारे हम प्रोटोकॉल्स करते हैं, जो कि एक प्रोटोकॉल है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको करेक्ट मैच जो है वो चूज करना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, आपको वेब वेब सर्च इंजन देखना है। तो आपने ना एक लिस्ट तैयार कर लेना है, जैसे कि हमारे नोट्स में भी अवेलेबल है। आपको सभी सर्च इंजन और जो हमारे सर्च इंजन होते हैं इनके सारे लिस्ट आपने कर लेना है, और इनके फुल फॉर्म कर लेना है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके, ये है। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं उनके बारे में ही आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यह स्टूडेंट, जो अगर हम सर्च इंजन की बात करें, मीन्स वो डक डक गो भी है, गूगल भी है, याहू भी है और बिंग भी है। पिंटरेस्ट जो है स्टूडेंट वो क्या है, वो सोशल मीडिया है जहाँ पर वीडियोस और इमेज, बहुत अच्छी इमेज वगैरह ही होते हैं, तो ये सोशल मीडिया है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। ये है, सिर्फ यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। फिर देखो यहाँ पर पूछा गया है CBD, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है। CBD का जो है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो है सेक्रिएट कहाँ पर है, तो ये पूछा गया है। तो वो जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, तो आंसर ए हो जाता है, ठीक है। ये है आंसर, ये हो जाता है। इसी के बारे में आपको रियो डी जेनेरियो के बारे में पता होना चाहिए, जेनेवा है उसके बारे में पता होना चाहिए, सब अच्छे से करके जाना। कन्वेंशन आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, कि जहाँ पर जो पेरिस एग्रीमेंट हो गया है, ये हो गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से। और ये फैक्चुअल क्वेश्चन थे, मतलब करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं था ये। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, पीपल एनवायरमेंट से ग्रीन हाउस गैस जब ऑब्जर्व होता है, ओके, रेडिएशन मोस्टली इन विच रीजन में फाउंड होता है, तो ये आंसर सी हो जाएगा, इंफ्रा रीजन में फाउंड होता है ग्रीन हाउस गैस, तो आंसर सी हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, चाहे वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, सबके बारे में वो होता क्या है, उससे क्या क्या रिलीज होती हैं और उससे क्या डिजीजेस होते हैं, ये बिल्कुल ही चार्ट आपको याद करके जाना है। इससे सवाल आ जाते हैं और आया भी हुआ है। तो बोला गया है कि एयर पोल्यूटेंट एसिड रेन जो कि रिलीज करता है वो कौन कौन से हैं। तो एयर पोल्यूटेंट आपके हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 4 हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, एसिड रेन रिलीज नहीं करता, ठीक है। चल नेक्स्ट है, वो कौन सा सब्सटेंस है जहां पर न्यूट्रॉन्स जो है, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर लेता है। न्यूक्लियर एनर्जी के दौरान जो न्यूट्रेंट्स है, जो फास्ट न्यूट्रेंट्स होते हैं, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको वो स्लो डाउन कर देता है, तो वो आपका होता है मॉडरेटर। क्या होता है, मॉडरेटर। वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको स्टडी करोगे तो आ जाएगा आपको। द पीरियड ऑफ सिंघाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये चीजें हम करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, तो पीरियड जो है वो 2015 से 2030 है, दैट इज ए आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, है ना, 15 से 2030 तक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। अब देखो, आपको ना ओरिएंटल कराया जाएगा, लर्निंग क्या होता है, कन्वेंशनल क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल क्या होता है। तो नॉन कन्वेंशनल मतलब आज के दौर की एजुकेशन, और आज के दौर की एजुकेशन कैसी होगी, ऑन कैंपस, तो कन्वेंशनल हो जाएगा ना स्टूडेंट। लर्नर सेंटर हो सकता है। फिर देखो, फिक्स करिकुलम कभी नहीं होना चाहिए, रेगुलर अटेंडेंस ये भी नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन ना डिफरेंट एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। फिर पूछा गया है कि कौन सा मेन बॉडी है जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करता है, तो वो है
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो सारे ही इंस्टीट्यूशन, चाहे यूजीसी है या आपका एनसीटीई है, इग्नू है, इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे से करंट ओरिएंटेड चीज़ें भी करके जाना है ना। और एग्जाम मतलब कि अगर हम देखें लोअर लेवल एग्जाम में इतने करंट ओरिएंटेड नहीं आते हैं, लेकिन लेक्चरर के पेपर में मतलब सेट के पेपर में आपको करंट ओरिएंटेड भी जानकारी होनी चाहिए। आया नहीं है फिर भी आ जाए तो क्या पता, है ना। इसीलिए तो आपको स्टैटिक प्लस ओरिएंटेड मतलब करंट ओरिएंटेड भी करके जाना है। नेक्स्ट देखो, पूछा गया है मिनिमम डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना है, वो कब तक करना है, तो ये 2030 तक ये टारगेट है। तो ये एनसीएफ से क्वेश्चन आया है, एनसीएफ 2020 से आया है क्वेश्चन, ठीक है। ये है नहीं सॉरी एनईपी से आया है, एनईपी से 2020 एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और इसके बाद जो एनसीएफ आया उसको भी कर लेना, ठीक है। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग गोल ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का गोल क्या है, तो ये एसएस है, हो सकता है इक्विटी, हो सकता है क्वालिटी और एक्सीलेंस, टॉप क्लास की हमने बनानी है, आप देखते ही हो सुनते भी है। रेलेवेंट होना चाहिए मतलब रियलिस्टिक होनी चाहिए, वैल्यू बेस होना चाहिए, कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन, ये छोटे बच्चों के लिए है, 6 टू हम देखते हैं 6 to 14 ईयर एज के लिए है कंपल्सरी, तो ये नहीं होगा क्योंकि आपको हायर एजुकेशन से पूछा गया ना स्टूडेंट, तो इसको एलिमिनेट कर दो तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ओके तो यहाँ से आप आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है ना। अगर नॉर्मल ये क्वेश्चन नहीं भी आता है ना तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, तो ए बी सी डी ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा गया है डिस्टेंस एजुकेशन, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम देखें स्टूडेंट तो इसमें ना थोड़ा सा करेक्शन क्वेश्चन में गलती है, क्योंकि अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो वो कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा फॉर्मल एजुकेशन, है ना स्टूडेंट, कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा। मतलब जो हमारी ऑलरेडी ट्रेडिशनल चीजें हैं उसको कभी भी रिप्लेस नहीं करेगी नई चीजें, हाँ उसको सप्लीमेंट कर सकती हैं। लेकिन अगर आप सी देखोगे ना तो हर ऑप्शन में इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये जो फ्रेमिंग है ये क्वेश्चन का गलत है, ठीक है। फ्रेमिंग ये है इस क्वेश्चन को गलत है, तो आंसर वैसे तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर बेसिकली ये ऑप्शन होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम विच लिस्ट लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई दोज आर एसोसिएटेड विथ फील्ड इंडिपेंडेंट लर्निंग। इंडिपेंडेंट लर्निंग से आपको करना है, इंडिपेंडेंट में कभी भी फैक्ट्स और प्रिंसिपल नहीं होगा, ये रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है ना स्टूडेंट। फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स किससे आएगा, तो फैक्ट्स आ जाएगा मेमोरी में और प्रिंसिपल्स भी आ जाएगा मेमोरी में। रिलेशनशिप्स एग्जाम्पल आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग लेवल में, तो ये नहीं होगा, तो इसको एलिमिनेट करो, है ना। ग्लोबल एक्सपेक्ट्स इंडिपेंडेंट है तो बहुत सारे जैसे OER होता है तो बहुत सारे नॉलेज को वो ग्रैस्प कर पाएंगे, तो वो होगा बिल्कुल ही ग्लोबल वर्ल्ड के नॉलेज ले सकते हैं। ओके ये प्रिफर एंड लाइक टू कम्पीट, है ना, हो सकता है, लेकिन आपको 3 ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कभी कभी हमें आंसर करना होता है, ठीक है। ये है, वैसे कम्पीट करना थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। हिमसेल्फ हरसेल्फ, हाँ बिल्कुल ही, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 3 4, ये गलत हो जाएगा। फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल नहीं होगा, अगर हम देखें लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन से सवाल है, ग्रेड हम नहीं देंगे, एक्सेलरेट पॉजिटिव लग रहा है, चेक स्टूडेंट परफॉर्मेंस ग्राफ ये भी नहीं होगा, प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर, टीचर से रिलेटेड नहीं है, ये स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो यस, तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ये है तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बेस्ट रिप्रेजेंट नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग का रिलेशनशिप बेसिकली यहाँ से पूछा गया है, ये बहुत क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, हर एग्जामिनर में ये क्वेश्चन, हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिनर दे देता है। टीचिंग इज सेलिंग और लर्निंग इज अ बाइंग। अब मैं यहाँ पर ना एक चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, बहुत बार ऐसे ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट जहाँ पर इस ऑप्शन को भी टिक करना होता है। अगर यूजीसी नेट में सेम क्वेश्चन की बात करूँ तो वहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन सही होता है,
लेकिन अगर यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है ये ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि बाइंग और सेलिंग थोड़ा सा नेगेटिविटी पर चला जाता है ना टीचिंग एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग देखें। लेकिन अगर हम यूजीसी की बात करूँ, यूजीसी में ऐसा सेम क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, वहाँ पर आंसर ये हो रहा था, क्योंकि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर करेक्ट करना है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। टीचिंग सोशल एक्ट होता है और लर्निंग पर्सनल एक्ट होता है, बिल्कुल सही जवाब है। टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, मतलब जब टीचिंग होगा तो लर्निंग होगा ही होगा, और जरूरी नहीं है कि टीचिंग से ही लर्निंग हो, तो ये सही है, ठीक है, ये है। तो टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल है, और लर्निंग इज रिसीविंग। तो हमारे पास 3 जो है बेस्ट ऑप्शन है, आपको 3 ही चूज करना है ना, तो इसको एलिमिनेट कर दो, तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, दैट इज बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम ओवर टीवी। टीवी की बात करेंगे तो वो कुछ नहीं है, स्वयं प्रभा है, जहां पर 40 DTH चैनल आ गया है। अब इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से मूक जो हो गया, मूडल हो, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वयं हो गया, इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लीस्ट इफेक्ट लर्निंग, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि लीस्ट इफेक्ट करता है लर्निंग का? तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल तो करेगा स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मतलब टीचिंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल तो करेगा ना, बिल्कुल अच्छी बात है ये। प्रायर करेगा सोशल इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा, सोशल इकोनॉमिक्स स्टूडेंट का या टीचर का बैकग्राउंड हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सी, ठीक है। ये भी मतलब कि ये पॉजिटिव है, आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि लीस्ट पूछा है ना, तो नॉट रिलेटेड पे पूछा है, ठीक है। फिर देखो रिसर्च से क्वेश्चन आए हैं, तो रिसर्च की बात करें स्टूडेंट, तो रिसर्च एथिक्स, मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तो आपको ना 2 रिसर्च एथिक्स में, जहां पर जो लोग हैं, जो रिसर्चर लोग मतलब स्कॉलर, जो डिफॉल्ट करते हैं और वो अनएथिकल काम करते हैं, वो करते हैं जब डाटा कलेक्शन होता है और उसकी इंटरप्रिटेशन होता है। लेट्स सपोज कि उन्होंने डाटा कलेक्ट किया और उससे आंसर उनका मैच नहीं करता, तो वो क्या करते हैं? हेर फेर कर देते हैं डाटा में। जब वो हेर फेर कर रहे हैं तो उसको हम अनएथिकल बोलते हैं, वो एथिक्स के अगेंस्ट होता है रिसर्च का। तो आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन के दौरान अनएथिकल चीजें होती हैं, तो आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हर एग्जामिनर का फेवरेट स्टूडेंट ये रिसर्च आता ही आता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही आंसर होता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया, अभी आप आगे जाके देखोगे। तो इसमें क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट होता है, हम मैनिपुलेशन करते हैं, मैनिपुलेशन मींस चेंजेस करते हैं डाटा का, और वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। और इसमें ना कंट्रोल करते हैं स्टूडेंट, कंट्रोल जो करते हैं वो एक्सटर्नल वेरिएबल का करते हैं, ताकि जो हमारा इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है उनका रिलेशन हमें बेहतर समझ आए। समझ रहे हो? तो यहाँ पर कौन सा फीचर नहीं होता है, तो ये तो आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि जब भी एक्सपेरिमेंटल होगा तो वो कॉज एंड इफेक्ट होगा, मैनिपुलेशन होगी, ओनली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं होता है, और कंट्रोल हम करते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल, ताकि हमें रिलेशनशिप्स बेहतर समझ आए। तो आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये नहीं है। कंटेंट एनालिसिस नॉट द फीचर ऑफ रिसर्च, ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ओके। नेक्स्ट देखो, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक्शन रिसर्च का आपको स्टेप्स बताने हैं। तो एक अप्लाइड रिसर्च होता है, अप्लाइड रिसर्च का छोटा भाई होता है एक्शन रिसर्च। और जब एक्शन रिसर्च करते हैं तो स्कूल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो होता है एक्शन रिसर्च, ये प्रैक्टिकल होता है। और स्कूल से रिलेटेड कभी भी आपको आए कि स्कूल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो उससे रिलेटेड एक्शन रिसर्च ही होता है, ओके। ये वैसे पूछा नहीं गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन रिसर्च। तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नॉट द क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो इन डेप्थ रिसर्च होता है, जहां पर हम नंबर मतलब कि नंबर पे नहीं, इन डेप्थ पे स्टडी करते हैं। अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है स्टूडेंट, वो हम ऊपर ऊपर से करते हैं। तो जैसे कि कल्चर की स्टडी करना, वो का हमारा क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव। तो कौन सा फीचर नहीं है?
तो आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में बहुत अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए, और अगर इसके डिफरेंस होंगे ना तो बहुत बार हेल्प होता है क्वेश्चन करने में, ठीक है, ये चीज़ है। तो एक्चुअल सेटिंग और डायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा take from word picture king to establish okay relationships among the major social facts और research become a situation, ये होगा ये होगा ये होगा ये नहीं होगा स्टूडेंट, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोशल फैक्ट, क्योंकि ऊपर ऊपर से सिर्फ फैक्ट्स आप जान रहे हो, यहाँ पर इन डेप्थ स्टडी होगा, फैक्ट्स नहीं जानेंगे हम, उसकी बिल्कुल फीचर्स विशेषताएं जानेंगे, ये चीज़ है। तो फैक्ट्स जो होगा ये क्वांटिटेटिव का पार्ट है, ओके क्वांटिटेटिव का पार्ट है, नॉट क्वालिटेटिव का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है न्यू टीचिंग मेथड, आपको न्यू टीचिंग मेथड को आपको टेस्ट करना है क्लासरूम में, ओके तो जैसे कि फ्लिप्ड क्लासरूम में आपको करना है, ओके तो कौन सा मेथड आएगा, तो कभी भी ऐसे केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है तो आपने देखना है कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है, मतलब हमने न्यू मेथड लेके आए दैट इज कॉज, और असर क्या होगा दैट इज इफेक्ट, और कॉज एंड इफेक्ट जो होगा स्टूडेंट वो होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। केस स्टडी में इन डेप्थ कोई चीज हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे तो वो नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है एज इट एज, जो चीज है उसको डिस्क्राइब करना। एथनोग्राफिक, एथनोग्राफिक किसी कल्चर की स्टडी करना, हम एथनोग्राफिक में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो जो क्वेश्चन आंसर होगा वो डी होगा। मैंने बोला था ना, मतलब मैक्सिमम, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ स्टूडेंट, मैक्सिमम जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो डी ही होता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही होता है। फिर ये कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आया है जहां पर वर्बल कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसको एंट्रोफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी आंसर दैट इज एंट्रोफी, उसको बोला जाता है। ब्रेक डाउन में मतलब कम्युनिकेट करे ब्रेक, उसको एंट्रोफी बोला जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन फास्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है, नो स्टूडेंट फास्ट नहीं होता है, स्लो होता है, क्योंकि फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होगा वो बिल्कुल हायरार्की के अकॉर्डिंग होगा, है ना, तो वो नहीं होगा, तो इसको गलत कर दो। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होगा वो सिस्टमेटिकली होगा, ऑर्डरली होगा, बिल्कुल ही ये हायरार्की के अकॉर्डिंग होता है, तो ये तो सही है और ये गलत है, मतलब ए करेक्ट और आर नहीं, ए फॉल्स, ये डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको मैच द फॉलोइंग करना है, बैरियर्स बहुत सिंपल से हैं और आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन, अगर हम देखें तो सिमेंटिक क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्या होता है, पर्सनल क्या होता है, फिजिकल क्या होता है। फिजिकल जो होगा वो लैक ऑफ, मतलब चैनल में क्लियरिटी नहीं है, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सिमेंटिक जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्टी मैसेज। साइकोलॉजिकल मतलब कि साइकोलॉजिकल हो जाएगा पुअर अटेंशन, और पर्सनल हो जाएगा लैक ऑफ टाइम, ठीक है, तो इसको मैच करेंगे तो आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कौन सा कम्युनिकेशन होता है जहां पर डिफरेंट लेवल हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन होगा जहां पर डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं होगी स्टूडेंट। तो अगर हम देखें तो इंट्रापर्सनल खुद से करना तो ये तो होगा नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर दो। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग तो होगी, है ना, इसको इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा। अपवर्ड भी होगा, इसको हम हॉरिजॉन्टल अपवर्ड, इसको वर्टिकल भी बोल देते हैं, तो ये भी स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो रहा है, डायगोनल में नहीं होगा, है ना। डायगोनल में कैसे होता है, ऐसे कम्युनिकेशन होती है, तो डायरेक्ट मतलब साथ वाले की रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, तो यस आंसर क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, ओके डी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आ गया है लॉजिकल तो होता है, मैं इसका ना आंसर आपको बता रही हूँ स्टूडेंट, अब बोलोगे मैम आपने आंसर बता दिया है। एक्चुअली स्टूडेंट इसको समझने के लिए आपको बेसिक से चीजें पता होना चाहिए, तभी आपको पता होगा। मतलब कि अगर हम देखें तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा प्रमाण है जो एक्सेप्ट करता है वैश्विकता फिलॉसफी, तो वैश्विक जो फिलॉसफी है स्टूडेंट, इसके लिए आपको पहले सारी फिलॉसफी जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है वो आपको समझ आनी चाहिए, है ना, फिर जाके ये क्वेश्चन कर पाओगे, आपको प्रमाण पता होना चाहिए। तो इस क्लास में पॉसिबल नहीं है कि पहले मैं प्रमाण बताऊं आपको फिर मैं वैश्विक बताऊं, क्योंकि ये सारी फिलॉसफी आपको पढ़नी होगी, फिर आपको पता चलेगा कि जो न्याय फिलॉसफी है, जो वैश्विक फिलॉसफी है, वो कौन कौन से प्रमाण को फॉलो करते हैं, ओके। और प्रमाण भी एक नहीं होते, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आंसर आपको बता देती हूँ। अगर हम देखें तो ये प्रत्यक्ष और अनुमान जो होता है वो फॉलो करते हैं, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैं आपको आंसर बता रही हूँ, ये क्लास के दौरान आपको करवाया जाएगा।
डिडक्टिव आर्गुमेंट होते हैं। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव आप दो टाइप के आर्गुमेंट्स करोगे, ये भी लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। इसमें ये होता है, इसका एक फीचर्स होता है स्टूडेंट, कि जो प्रेमिसेस होते हैं, प्रेमिसेस मतलब कि एक स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट होगा, तो जब हम उसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ओके, तो भी वो क्या होना चाहिए, ट्रू। लेट सपोज एक प्रेमिसेस और दूसरा प्रेमिसेस जो है वो ट्रू है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो ये बहुत प्रकार के चीजें हम देखेंगे, वैलिड क्या होता है, इनवैलिड क्या होता है, ये सब आपको करवाया जाएगा। तो अगर हम देखें तो प्रेमिसेस और कंक्लूजन ट्रू, ठीक है, प्रेमिसेस आपको इनवैलिड देखना है, तो अगर प्रेमिसेस और कंक्लूजन ट्रू है तो सही बात है। प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन फॉल्स, अगर प्रेमिसेस फॉल्स है तो कंक्लूजन भी फॉल्स होगा। प्रेमिसेस फॉल्स, द कंक्लूजन इज ट्रू, अगर जो प्रेमिसेस फॉल्स हैं तो कंक्लूजन जो होगा वो ट्रू होगा। ऑल जो है प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन फॉल्स नहीं होगा, वो ट्रू होना चाहिए, तो डी आंसर होगा। ठीक है, ये है। तो अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका कंक्लूजन जो है वो फॉल्स नहीं, वो ट्रू होना चाहिए, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है, ये आपका इनवैलिड होता है। ठीक है, ये चीज है, इसको भी आपको करवाया जाएगा। तो टाइप ऑफ आर्गुमेंट, इसकी भी मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट जब भी आता है क्वेश्चन, तो उसका आंसर जो होता है एनालॉजिकल होता है। बहुत मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर एनालॉजिकल ही होता है, मुझे लगता है एग्जामिनर का फेवरेट होता है। तो एनालॉजिकल जो होगा वो सही है। यहाँ पर पूछा गया है, मेल्टिंग आइस क्यूब डू नॉट कॉजेज अ ग्लास ऑफ वाटर ओवरफ्लो, ये जो है स्टेटमेंट वो कौन से टाइप ऑफ आर्गुमेंट को फॉलो करता है, तो एनालॉजिकल। एनालॉजिकल वर्ड हो जाएगा एज, लाइक, एज, इट, एज, ऐसी चीजें होंगी ना, रिलेटेड होगा चीजें, तो एनालॉजिकल, साथ साथ वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं। हाइपोथेटिकल मीन्स यहाँ पर कोई एजम्पशन नहीं है, साइकोलॉजिकल मतलब यहाँ पर थिंकिंग नहीं है, स्टैटिस्टिकल यहाँ पर डाटा नहीं है, तो एनालॉजिकल होगा स्टूडेंट आंसर। ठीक है, ये अगर एज इट इज आ जाता है तो आंसर भी एनालॉजिकल, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग क्या होती है यहाँ पर है। फिर ये भी, ये हेतुवाद से क्वेश्चन आया है, तो ये इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आया है। तो साउंड जो है इटर्नल है बिकॉज इट इज अ प्रोड्यूस, वो एग्जैक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से हेतुवाद है, तो इसको विरुद्ध बोलते हैं स्टूडेंट, इसका आंसर बी होगा। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत, इससे पहले बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, हेतुवाद क्या होता है ये पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे। ओके, तो ये चीज होती है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा विरुद्ध हो जाएगा। ओके, तो चलो आज की क्लास में हमने ये कर लिया है, होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। ओके, तो स्टूडेंट मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगी कि HP सेट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आप चाहते हो कि हाँ हमारा एक बार में ही क्रैक हो जाए स्टूडेंट, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, पूरी तैयारी कर सकते हो। अभी ही क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, अभी इसको अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं चलता है बहुत, मतलब कि आपको एग्जाम डेट कभी भी दे सकता है, और सिलेबस बहुत होता है स्टूडेंट। मतलब कि अगर हम UGC नेट HP सेट की बात करें, इसमें कितना भी पढ़ लो ना कम ही होता है। फिर भी सेट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कम होता है। ओके, थोड़ा सा आपको कम चीजें, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। आप देखोगे कम्युनिकेशन की नॉर्मली ना क्वेश्चन टफ होते हैं, लेकिन यहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना स्टूडेंट, तो आप अच्छा खासा 50 में से 40 क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आपको कोर्सेज के रिगार्डिंग, आपको कोई भी लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक यू।